वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर्स पसंद है तो आज की मूवी पक्का आपका दिल जीत लेगी। अगर आप इस जॉनर के फैंस नहीं भी हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप फैन हो ही जाओगे। क्लाइमैक्स को देखकर आप कमेंट्स में ये जरूर पूछेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता और हर केस में प्रूव भी कर देता है कि इसमें भूत नाम की कोई चीज इन्वॉल्व नहीं थी, सब इंसानों का ढोंग था। ऐसे आदमी को 3 ऐसे केसेस मिलते हैं जो दावा करते हैं कि हमने अपनी आंखों से भूत को देखा। इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे किन सच्चाइयों का पता चलता है, वो 3 केसेस क्या थे और आखिर में उसने क्या प्रूव किया, क्या सच में भूत होते हैं या फिर नहीं, ये सब कुछ इस कहानी में दिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं 2017 में रिलीज हुई एक माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री थ्रिलर जिसका नाम है घोस्ट स्टोरीज। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हीरो फिलिप गुडमैन को दिखाते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है, यानी उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है जहां पर लोग भूत प्रेत के नाम पर लोगों को उल्लू बनाते हैं या फिर कुछ गलत काम करके ये दावा करते हैं कि ये सब भूत की करतूत है। ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करके वो इन सब की पोल खोलता है और सबके सामने इनका पर्दाफाश करता है। कट करके एक ऑडिटोरियम को दिखाते हैं जहां पर आत्माओं से बात करने वाला आदमी ऑडियंस के सामने कहता है, इस वक्त स्टेज पर रॉबर्ट नाम के एक छोटे बच्चे की आत्मा है, आओ बेटा बोलो क्या कहना चाहते हो। अब वो आगे कहता है कि रॉबर्ट ऐसा कहना चाहता है कि उसे अपनी माँ से बात करनी है। हालांकि स्टेज पर उस आदमी के अलावा और कोई नहीं होता। ऑडियंस में से एक औरत उठ जाती है। दरअसल उसका बेटा छोटी उम्र में चल बसा और उसका नाम रॉबर्ट था। उसने इस आदमी को अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन ये आदमी साफ साफ बता रहा होता है कि बचपन में रॉबर्ट कैसा था, उसे क्या अच्छा लगता था क्या नहीं। वो औरत मान लेती है कि उसके बेटे की आत्मा स्टेज पर है और वो इमोशनल होकर बहुत रोने भी लगती है। इस जगह से कुछ ही दूर पर फिलिप एक सिग्नल ट्रैक करता है जिसमें पता चलता है कि एक औरत उस आदमी को बता रही होती है कि उस लड़के का नाम रॉबर्ट था और फिर वो उस लड़के के बारे में उस आदमी को डिटेल्स बताने लगती है। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग लेकर फिलिप वहां पहुंच जाता है और सबके सामने कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ढोंगी हो। अब मैं अपने प्रोग्राम साइकिक चीट्स में तुम्हारी पोल जरूर खोलूंगा। तुम्हारे कान में जो एयरबड्स हैं उसके जरिए एक औरत तुम्हें उस बच्चे के बारे में बता रही है, राइट। इतने में सिक्योरिटी आकर फिलिप को बाहर ले जाने की कोशिश करता है। साथ ही फिलिप रॉबर्ट की माँ से कहता है, देखिए मैडम, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैंने उस औरत की बात सुनी थी और उसने कहा था कि आपका बेटा चर्च हॉस्पिटल में पैदा हुआ था और आगे ये ढोंगी आपको वही बताकर उल्लू बनाने जा रहा था। वो औरत भी समझ जाती है कि ये आदमी एक फ्रॉड है और बहुत रोती है कि लोगों के इमोशंस के साथ ये आदमी खिलवाड़ कर रहा है। इस तरह फिलिप कई ढोंगियों का पर्दाफाश कर चुका है। फिलिप का एक गुरु है जिसका नाम है प्रोफेसर चार्ल्स, जो खुद एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है और उसने प्रूव कर दिया है कि भूत वूत कुछ नहीं होता ही नहीं। इंसान ही तरह तरह की कहानियां सुनाकर दूसरों को डरा देते हैं, यही भूत है। और इसी को देखकर फिलिप को पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बनने का इंस्पिरेशन मिला था, लेकिन फिलिप चार्ल्स से कभी नहीं मिला और कुछ साल पहले अचानक चार्ल्स गायब हो गया था, जिसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। एक दिन फिलिप के लिए एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक बुजुर्ग की फोटो होती है। उसके हाथ में आज का न्यूज़पेपर है। फिलिप चौंक जाता है क्योंकि इस फोटो में चार्ल्स है। चार्ल्स तो मर चुका है पर लगता है वो जिंदा है। उसने आज का न्यूज़पेपर पकड़ के रखा हुआ है। पार्सल में एक कैसेट होता है। फिलिप उसे प्ले करता है। फिलिप, मैं जानता हूं कि तुम मेरी तरह एक टैलेंटेड पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हो। मुझे तो तुम जानते ही होंगे, हम जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का काम है भूत प्रेत के बारे में इंसान जो अफवाहें और मनगढ़ंत कहानियां फैलाते हैं उन्हें रोकना। हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारी इस सोच को चैलेंज करने वाले कुछ केसेस मेरे पास हैं। अगर तुम्हें इन केसेस में इंटरेस्ट हो तो मुझसे मिलो। फिर फिलिप उसमें बताए हुए पते पर चला जाता है जो कि एक पुराना कैरवैन है और दरवाजे पर नंबर 79 लिखा होता है और यहीं पर रहता है प्रोफेसर चार्ल्स। फिलिप पहले बताता है कि सर, आप मेरी इंस्पिरेशन है, लेकिन आप इस पुरानी कैरवैन में ऐसी जिंदगी क्यों बिता रहे हैं, बहुत कमजोर भी लग रहे हैं। चार्ल्स बताता है कि इसका कारण 3 केसेस हैं जिन्हें मैं अपने दूसरे केसेस की तरह समझ बैठा, पर यह मेरी गलती थी। इन केसेस को मैं सॉल्व नहीं कर पाया और ऊपर से उनके बारे में सोचकर मेरा चैन खो गया। मुझे नींद नहीं आती, इसीलिए इस दुनिया के लिए मैं गुमशुदा हो गया। जब तक मैं इन केसेस को सॉल्व नहीं कर लेता मैं नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं लौटूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है बेटा। अब ये तीनों केसेस तुम्हारे हुए। इन केसेस में तुम्हें न सिर्फ ये प्रूव करना है कि भूत नहीं है, बल्कि मुझे ये भी बताना होगा कि हर केस में तुम्हारी थियरी क्या है। ये कहकर चार्ल्स उन 3 केस की फाइल देता है। फिलिप उसे लेकर बाहर आ जाता है और फिर मुड़कर उस कैरवैन को देखता है। चार्ल्स विंडो का स्क्रीन जरा हटाकर फिलिप को देखता है। तभी फिलिप को उसके पीछे एक इंसान का रूप दिखता है। फिर भी फिलिप उसके बारे में पूछने नहीं जाता और फाइल्स लेकर वहां से चला जाता है। वो बीच पर बैठा होता है तो वहां कुछ लड़के मरे हुए कौवे को हाथ में लेकर खेल रहे होते हैं। फिलिप आंखें बंद कर लेता है और फिर से खोलता है।
उसकी आंखों के सामने एक मिरर दिखता है जिसमें एक ग्लास विंडो पर पर्दों का रिफ्लेक्शन होता है। वो फिर आंख बंद करके खोलता है तो उसे बीच दिखता है जहां पर वो बैठा हुआ है। अब फिलिप ठान लेता है कि मुझे किसी भी तरह इन केसेस को सॉल्व करना है। दोस्तों, ये मरे हुए कबे वाला सीन, विंडो रिफ्लेक्शन, ये सब आपको बेमतलब के सीन लगे होंगे, लेकिन असल में इनका मतलब क्लाइमेक्स में पता चलेगा, इसलिए ध्यान रखिए इन्हें। फिलिप पहले केस की फाइल निकालता है जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की फाइल है। वो उस आदमी से मिलता है और पूछता है, आपने जिन भूत को देखा उसके बारे में जरा कुछ बताइए। वो अपनी कहानी शुरू करता है। मेरा एक सुखी परिवार था। मेरी वाइफ ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसी दौरान वो मर गई। मेरी किस्मत तो देखो, मेरी बच्ची भी एक एक्सीडेंट में मर गई। उसके बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया। रात को नींद नहीं आती थी मुझे, इसीलिए मैंने एक असाइलम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली, जहां मुझे नाइट शिफ्ट मिला था। अब विजुअल में दिखाते हैं कि एक दिन सिक्योरिटी गार्ड अपने रूम में बैठा होता है और तभी पावर कट हो जाती है। गार्ड जो कि कॉफी पी रहा था उसे टेबल पर रखकर जनरेटर को चेक करने जाता है। जब वो ठीक करके लौटता है तो कॉफी कप टेबल पर नहीं बल्कि दरवाजे के बाहर होता है। गार्ड कंफ्यूज हो जाता है कि शायद मैं ही इसे भूलकर यहाँ रख दिया होगा। वो फिर उसे उठाकर सिक्योरिटी रूम में चला जाता है। फिर एक बार पावर कट होती है। गार्ड फिर वहां जाकर देखता है तो जनरेटर पर किसी ने अपने नाखूनों से पेंट को छील रखा था। वो फिर से जनरेटर को ठीक करके वहां से जाने लगता है तो थोड़ी ही दूर पर येलो ड्रेस में एक छोटी लड़की दिखती है, लेकिन अचानक गायब। गार्ड को विश्वास ही नहीं होता। वो इस असाइलम के दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। इसी बीच असाइलम के अंदर से कुछ आवाजें आती है तो गार्ड अंदर जाकर देखता है। एक कमरे में कुछ डॉल्स रखी होती हैं, जिनमें से एक को कपड़े से ढका होता है। गार्ड को लगता है कि ये जरूर कोई इंसान है जो यहाँ कुछ चुराने आया है और मुझे डराने के लिए खुद को उसने कवर कर लिया। इतने में उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब गार्ड घबरा जाता है, लेकिन तभी वो डॉल हिलने लगती है। अब गार्ड को यकीन हो जाता है कि ये जरूर इंसान ही है और वो उसे मारने के लिए उसके पास जाकर कपड़ा हटाता है तो वो डॉल होती है। अब डॉल को हिलते हुए देखकर गार्ड की सांसें रुक जाती है। वो भागकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। अब गार्ड मुड़कर उस डॉल पे टॉर्च मारता है तो वहां डॉल नहीं बल्कि येलो ड्रेसेस वाली वही छोटी बच्ची जोर से चिल्लाती है। गार्ड डर के मारे फ्रीज हो जाता है। वो लड़की धीरे से उसके पास आती है और बड़े बड़े नाखूनों वाला एक हाथ गार्ड के मुंह को टॉर्च करता है। गार्ड वहीं पर बेहोश। बस सर, इतना ही हुआ था उस रात। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मैंने लोगों को ये बात बताई भी। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने कहा कि तुम कहानी बना रहे हो। जो भी हो सर, मैंने जो देखा वो सच था। अच्छा एक बात बताओ, जब ये सब कुछ हो रहा था तो कितना बजा था उस समय? सर लगभग सुबह के 3:45 बजे थे। ये पता करने के बाद अगला केस होता है एक टीनेज लड़के का। फिलिप उसके घर जाता है। वो भी कहता है कि चलिए सर मेरे कमरे में जाकर बात करते हैं। फिलिप अंदर जाता है तो एक जगह पर उस लड़के के पेरेंट्स दीवार की ओर मुड़कर घड़ी को देख रहे होते हैं। घड़ी में ठीक 3:45 बज रहे होते हैं। फिलिप उस लड़के के पीछे जाता है तो वहां कुछ फोटोज होते हैं, जिनमें से एक फोटो में कुछ लड़के एक टनल के बाहर खेल रहे होते हैं। ये वही लड़के हैं जो उस दिन फिलिप को बीच में दिखे थे। उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी फोटो यहाँ कैसे आई। फिलिप पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स दीवार को देखकर खड़े क्यों थे? सर क्या बात कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स तो दूसरे शहर गए हैं और कई दिन बाद लौटेंगे। मैं तो इस घर में अकेला हूँ। फिलिप इस बारे में और कुछ नहीं पूछता और कहता है, तुम उस भूत के बारे में बताओ जिसे तुमने देखा था। सर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक पार्टी में बुलाया था। मैं पापा की कार लेके गया और देर रात को पार्टी खत्म हुई थी। उस रात में अकेला ड्राइव कर रहा था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था। अब विजुअल में दिखाते हैं कि उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ इस लड़के की कार चल रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी उसकी माँ कॉल करके डांटती है कि तुम कहाँ चले गए बेटा, सुबह के 3:45 बज रहे हैं, घर आने का इरादा नहीं है क्या? माँ 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है। फिर पापा कॉल करके डांटते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी परमिशन के बिना मेरी कार लेकर गए। एक बार घर आ जा, फिर दिखाता हूँ जरा। सॉरी पापा, मैं आ रहा हूँ, प्लीज फोन रख दीजिए। एक तरफ वो पहले से सुनसान रास्ते पर डर डर कर कार चला रहा है तो दूसरी ओर घर जाकर अब क्या होगा, इससे उसका डर और बढ़ जाता है। वो स्पीड बढ़ा लेता है। अचानक कोई बीच में आता है और फिलिप सडन ब्रेक मार देता है। फिर वो नीचे उतरकर देखता है तो वहां पर एक जानवर पड़ा होता है। पास जाने पर उसे लगता है कि ये आधा जानवर और आधा इंसान है। उसे वहीं छोड़कर लड़का वहां से निकल जाता है, लेकिन आगे जाकर कार ब्रेक डाउन हो जाती है। वो मदद के लिए किसी को कॉल करना चाहता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। वो बाहर आकर थोड़ी दूर चलता है तो वहां पर सिग्नल मिलता है। फिर वो 911 को कॉल करता है तो वो कहते हैं कि हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे, डरो मत। वो वापस अपनी कार में बैठ जाता है। तभी वहां वही जानवर आता है जिस पर उसने गाड़ी चलाई थी। वो जानवर कार के ऊपर चढ़ जाता है और फिर कार के इर्द गिर्द घूमने लगता है। लड़का और घबरा जाता है और तभी वो जानवर कार का दरवाजा खोलकर अंदर ही आ जाता है। वो कार से निकलकर बाहर भागता है और एक पेड़ के पास चला जाता है, लेकिन अचानक वो पेड़ उसे जकड़ लेता है। फिर वो बेहोश। यही हुआ था सर उस दिन। अब फिलिप उस जंगल में जाता है जिस रास्ते से वो लड़का उस रात कार में आया था। फिलिप देखता है कि वहां पर एक पेड़ है
जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान ही पेड़ बन गया हो। फ्लिप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करता है कि इस पेड़ का शेप देखकर रात के अंधेरे में वो लड़का डर गया और उसे लगा कि इस पेड़ ने उसे जकड़ लिया। जब फ्लिप वापस अपनी कार में आता है तो कार के अंदर पहले से उसका रूप बैठा होता है, लेकिन लगता है वो मरने वाला है क्योंकि उसका शरीर एकदम पीला पड़ चुका था। लेकिन फ्लिप दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता। फिलिप को शक होता है कि शायद मुझे कुछ इल्यूजन्स हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको पर्सनली कभी इस तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए हो तो कमेंट्स में बता दीजिए। अब लास्ट केस माइक नाम के एक आदमी का होता है और फिलिप उससे मिलने जाता है। माइक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और शान की जिंदगी जीता है। तो सर, आपने जो भूत देखा था उसके बारे में बताइए जरा। अब माइक बताना शुरू करता है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और हम दोनों बहुत ही खुश थे। जब हमें पता चला कि बेटी होगी तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और अब दिखाते हैं कि अपनी बेटी के पैदा होने से पहले ही माइक ने उसके लिए पालना, डायपर्स, ड्रेसेस सब कुछ खरीद कर रखा हुआ था। माइक को येलो कलर बहुत ही पसंद है तो वो येलो ड्रेस वाली एक गुड़िया भी ले लेता है। पहले केस में उस सिक्योरिटी गार्ड ने जिस येलो ड्रेस वाली लड़की का जिक्र किया था ये बिल्कुल उसी की तरह होती है दोस्तों। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों केसेस के बीच कोई ना कोई घनघोर कनेक्शन है। उस खतरनाक कनेक्शन के लिए एंड तक तो बने रहिए। एक दिन माइक के घर की चीजें अपने आप गिरने लगी। माइक चौंक जाता है क्योंकि यहाँ हवा आने की कोई चांसेस नहीं थे। हर तरफ स्ट्रॉन्ग ग्लासेस लगे हुए हैं। माइक उन चीजों को उठाकर रखने जाता है कि अचानक बाकी चीजें अजीब तरह से हिलने लग जाती हैं। ये देखकर माइक डर जाता है। फिर उसकी वाइफ एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन डिलीवरी के बाद उसकी वाइफ मर जाती है। माइक आगे बताता है कि मेरी बच्ची बहुत ही डरावनी दिखती थी। तभी फिलिप देखता है कि दूर से कोई इन्हें देख रहा है। अचानक वो फिलिप के पास आ जाता है और फिलिप चौंक कर दूर हटता है। माइक पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं सर, आप बोलिए। माइक आगे बताता है कि वो जैसी भी है तो मेरी बेटी। मैं उसकी अच्छी देखभाल करता था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और लगभग सुबह के 3:45 मुझे बच्ची की रोने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो मेरी बेटी हवा में उड़ रही थी, मानो किसी ने उसे उठाकर रखा है। मैंने गौर से देखा तो उसे मेरी मरी हुई पत्नी ने अपने हाथों पर उठा रखा था। एक ही पल में वो मेरे पास आई और मुंह फाड़ कर चिल्लाने लगी। मैं तो बहुत डर गया था। फिलिप ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। सर, आपकी बेटी कहाँ है? उसका क्या हुआ? माइक कहता है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे अपने दिल का बोझ हल्का करना था, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब मैं चैन से मर पाऊंगा। ये कहकर माइक खुद को शूट करके मर जाता है। फिलिप के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। वो तेजी से अपनी कार लेकर प्रोफेसर चार्ल्स के कैबिन में पहुंचता है। अंदर जाकर वो तीनों फाइल्स को चार्ल्स के मुंह पे दे मारता है और चिल्लाता है कि ये भी कोई केस है क्या? पहला सिक्योरिटी गार्ड जो अपनी पत्नी और बेटी को खो चुका था वो इतने सदमे में था कि दुख और दर्द दोनों ने उसको जकड़ लिया। रात के वक्त असैलम में वो अकेला था, इसलिए उसे ऐसे इल्यूजन्स आने लगे। वो आदमी डरपोक था। दूसरे केस में वो टीनेज लड़का भी एक डरपोक ही था। अंधेरी रात में अकेले ड्राइव करते हुए वो डर रहा था। ऊपर से उसके पेरेंट्स ने उसे इतना डरा दिया कि वो और भी डर गया। तब इंसान जैसे दिखने वाले उस पेड़ को देखकर वो डर गया और इमेजिन करने लगा कि उस पेड़ ने उसको जकड़ लिया है। तीसरा केस का माइक, वो भी अपने होने वाली बेटी को लेकर डर रहा था कि उसे कुछ हो ना जाए। इसी वजह से उसे चीजों के हिलने का इल्यूजन था। जब उसकी पत्नी मर गई तो उसे अपनी बेटी को देखकर डर लगने लगा। वो इतना डरपोक था कि मेरी आंखों के सामने उसने खुद की जान ले ली। इस तरह फिलिप बहुत चिल्लाता है। चार्ल्स कहता है कि शांत हो जाओ फिलिप, मेरे चेहरे को ध्यान से देखो। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अब फिलिप जरा चौंक कर पूछता है कि क्या आप प्रोफेसर चार्ल्स नहीं है? तब चार्ल्स अपने चेहरे को नोच कर निकालता है और लगता है ये कोई मास्क है। मास्क के अंदर होता है माइक। फिलिप डर जाता है और पूछता है, तुम तो मर चुके हो ना, फिर जिंदा कैसे हो गए? तभी अचानक माइक अपनी ड्रेस भी चेंज कर लेता है। फिर वो कैरवेन को एक पोस्टर की तरह फाड़ कर बाहर जाता है। अचानक दोनों एक रेलवे ट्रैक पर होते हैं। फिलिप की कुछ समझ में नहीं आता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या। माइक उसे एक जंगल के अंदर लेकर जाता है, लेकिन फिलिप वहां जाने से डरता है। माइक कहता है कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा एपिसोड होता है जिसे हम भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उम्र भर के लिए वो हमारी यादों में बस जाता है। तुम्हारी लाइफ में भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसे तुम भुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी यादों में बस चुका है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिलिप भी उसके पीछे चला जाता है, पर अचानक माइक कहीं नजर नहीं आता। फिलिप एक टनल के पास पहुंचता है जहां कुछ लड़के मरे हुए कौवे के साथ खेल रहे होते हैं। इन्हीं लोगों को फिलिप ने उस दिन बीच पर देखा था। उस टीनेज लड़के के घर में इन्हीं की फोटो थी। अब वो दोनों मुड़कर फिलिप को देखते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो यार, यहाँ आओ। फिलिप बिल्कुल एक टीनेज लड़के की तरह कहता है, मैं घर जा रहा था। अचानक फिलिप वाकई एक टीनेजर बन जाता है। अब वो लड़के फिलिप को बुली करने लगते हैं कि इस बोतल को सर पर दबा लो और मैं ठीक एम करके इस बोतल को तोड़ूंगा। वो मारने वाला होता है कि तभी वहां पर एक और लड़का आता है। इसी लड़के को फिलिप ने उस वक्त देखा था
जब वो माइक से बात कर रहा था। अब ये बुलीज फिलिप को छोड़कर उस लड़के को पकड़ लेते हैं। ये एक मेंटली चैलेंज लड़का होता है। वो कहते हैं कि तू हमारा दोस्त बन जा, खूब एंजॉय करेंगे। वो लड़का भी मान जाता है, लेकिन वो आगे कहते हैं कि हमारा दोस्त बनने के लिए तुझे उस टनल के अंदर जाना होगा। उसके अंदर 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, तुझे जाकर सिर्फ ये पता लगाना है कि 10वां नंबर क्या है। वो लड़का भी अंदर जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर टनल छोटी हो जाती है, क्योंकि ये अभी पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। वो डरकर कहता है कि मैं बाहर आना चाहता हूँ। पुलिस कहते हैं कि अगर तू 10वां नंबर जाने बगैर बाहर आया तो मार मार कर तेरी हम जान ले लेंगे। वो बेचारा और अंदर चला जाता है। अब अंदर हवा भी कम होती है और वो सांस भी नहीं ले पाता। वो तड़पने लगता है तो पुलिस घबरा कर वहां से भाग जाते हैं। फिलिप भी उस लड़के को देखता है। अगर वो चाहता तो अंदर जाकर उस लड़के को बचा सकता था, लेकिन वो भी डर के मारे अंदर नहीं जाता और भाग जाता है। भागते वक्त फिलिप अब टीनेजर नहीं, बड़ा होता है। जब वो जंगल से बाहर आता है तो वहां पर माइक होता है, जो कहता है कि देखा फिलिप, यहीं पर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। फिलिप गुस्सा हो जाता है कि तुम कौन हो तो ये सब कुछ मुझे बताने वाले, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। माइक फिलिप की आंखों में एक छोटे टॉर्च का लाइट मारता है। फिलिप पूछता है ये क्या कर रहे हो। इतने में वो मेंटली चैलेंज लड़का, जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है, वो फिलिप पर झपटता है और फिर उस रियलिटी को किसी पोस्टर की तरह फाड़ देता है। और अब हम फिलिप को किसी दूसरी जगह पर देखते हैं। ये एक मेंटल असाइलम लगता है और फिलिप पेशेंट गाउन में है। वो मेंटली चैलेंज लड़के का मॉन्स्टर फिलिप को खींचकर लेकर जाता है और एक ऑपरेशन थिएटर जैसी जगह पर जबरदस्ती लिटा देता है। वहां पर कुछ खतरनाक जानवर फिलिप को डराते भी हैं। फिलिप डर के मारे कांपने लगता है और उस रियलिटी से निकलकर अब फिलिप दूसरी रियलिटी में होता है, जहां वो एक हॉस्पिटल में है और वो भी कोमा में। यही है असली रियलिटी। फिलिप सब कुछ देख सुन सकता है, लेकिन सिर्फ हाथ पैर और शरीर को हिला नहीं सकता। तब उस कमरे में एक नर्स आता है। इसे पहचाना, ये फिलिप के दूसरे केस वाला वही टीनेज लड़का है। वो फोन पर अपने पेरेंट्स से बात करते हुए अंदर आता है। उसके बाद डॉक्टर अंदर आता है और ये कोई और नहीं, माइक है। वो आकर फिलिप की आंखों को छोटे टॉर्च से लाइट मारता है और फिर नर्स को फिलिप की केस की डिटेल्स बताता है। और यहाँ पर हमें भी पता चल जाता है कि रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या। फिलिप गुडमैन जब टीनेजर था तो उस टनल के पास कुछ लड़के उसको बुली करने लगे। तब एक मेंटली चैलेंज लड़का वहां पर आया और उन दोनों लड़कों ने उसे टनल के अंदर भेजा। उस लड़के को अस्थमा था और अंदर हवा न होने की वजह से वो सांस नहीं ले पाया और तड़पने लगा। ये देखकर दोनों पुलिस तो भाग गए। फिलिप उससे बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से वो लड़का टनल के अंदर ही घुटकर मर गया। इसके बाद फिलिप खुद को उस लड़के का गुनहगार मानने लगा। इससे उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। हर पल फिलिप इमेजिन करने लगा कि उस लड़के की आत्मा उसका पीछा कर रही है। जब फिलिप बड़ा हुआ तब भी उसके अंदर का वो गिल्ट कम नहीं हुआ। वो दूसरों के लिए ना सही, खुद के लिए ये साबित करना चाहता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन है। इसीलिए उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को पढ़ना शुरू किया और खुद एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बन गया। उसने कई केस इन्वेस्टिगेट करके भूत वाली कहानियों को गलत साबित भी किया, लेकिन उसके अंदर जो गिल्ट था वो कम नहीं हुआ और उसे उस मरे हुए लड़के की आत्मा दिखती रही। फिलिप ने रियलाइज किया कि उस दिन मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया होगा, इसलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं। ये सोचकर फिलिप ने खुद को शूट कर लिया था, लेकिन गन शॉट से फिलिप मरा नहीं बल्कि कोमा में चला गया। कुछ सालों से फिलिप इसी हॉस्पिटल में है। ये देख सुन सकता है पर शरीर को हिला नहीं सकता। इस तरह डॉक्टर नर्स को फिलिप की केस डिटेल्स बताता है। दरअसल इस कमरे में सिर्फ 3 लोग आते हैं। एक तो है डॉक्टर, दूसरा नर्स, तीसरा हाउसकीपर, जो रोज इस कमरे को क्लीन करता है। इस हाउसकीपर को पहचाना दोस्तों आपने? ये पहले केस का सिक्योरिटी गार्ड है। ये जानता है कि फिलिप देख सुन सकता है। वो कहता है कि तुम इसी तरह पड़े रहोगे तो बोर हो जाओगे। ये कहकर वो एक आईने को फिलिप के पास लाता है। उस पर फिलिप को विंडो का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिस पर सफेद पर्दा लगा हुआ है। फिलिप उसे देखता रह जाता है और तभी अचानक एक कौवा उस विंडो ग्लास से टकराकर मर जाता है। तो टीनेज में हुई वो घटना जिसमें फिलिप ने उस मेंटली चैलेंज लड़के की मदद नहीं की, जबकि वो ऐसा कर सकता था, उसकी जान बचा सकता था। इसी गिल्ट के साथ वो जीने लगा और खुद एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बन गया। फिर भी उसके अंदर का गिल्ट कम नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने खुद को शूट कर लिया। अब वो कुछ सालों से इसी हॉस्पिटल में कोमा में है। यही है पूरी रियलिटी। तो इस मूवी में अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो क्या था? वो सब फिलिप की कल्पना थी। दरअसल उसने इस कमरे में आने वाले लोग यानी कि डॉक्टर, नर्स और हाउसकीपर को अपनी कल्पना में 3 केसेस के सब्जेक्ट्स बना दिए। इनमें हाउसकीपर पहले केस का सिक्योरिटी गार्ड बना, तो नर्स सेकंड केस का टीनेज लड़का और आखिर में डॉक्टर को उसने अपनी इमेजिनेशन में एक बिजनेसमैन का रूप दे दिया। अच्छा, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो येलो ड्रेस वाली लड़की जो फिलिप की इमेजिनेशन में आई वो कौन थी? दरअसल इस कमरे में एक जगह पर येलो ड्रेस वाली एक गुड़िया है, जिसे शायद कभी फिलिप ने देखा होगा, इसीलिए इसे भी उसने अपनी कल्पना में एक कैरेक्टर का रूप दे दिया। इस तरह फिलिप ने इस कमरे में जो देखा और सुना उसके आधार पर अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली, जिसमें ये सभी चीजें और लोगों का कैरेक्टर्स
आते रहते थे। शुरुआत में जब फिलिप को बीच पर बैठा हुआ दिखाते हैं तो 1 सेकंड के लिए उसकी आंखों के सामने विंडो और स्क्रीन का दृश्य आता है। उस वक्त तो हमें लगा था कि वो एक इल्यूजन था, लेकिन अब पता चलता है कि असल में ये स्क्रीन वाला विंडो रियलिटी है। बीच पर बैठना ये भी फिलिप का इल्यूजन था और फिलिप उसी इल्यूजन में जी रहा था। लेकिन इल्यूजन के बीच एक पल के लिए ये विंडो वाला सीन फिलिप को दिख रहा था जो कि रियलिटी है। इल्यूजन में जब फिलिप को लगा कि माइक उसकी आंख पर टॉर्च मार रहा है तो असल में माइक, जो कि फिलिप का डॉक्टर है, वो फिलिप की आंखें चेक कर रहा था। फिलिप ने अपने आसपास देखी हुई चीजों को इतनी अच्छी तरह से अपनी इमेजिनेशन में ढाल रखा था कि उसने उस कौवे को भी एक कैरेक्टर बना दिया जो कि इस कमरे की विंडो से टकराकर मर गया था। इसलिए उसकी इमेजिनेशन में वो बुलीज इस मरे हुए कौवे के साथ खेल रहे थे। इस तरह उसने अपनी इमेजिनेशन में एक नई दुनिया बसा ली और उसी काल्पनिक दुनिया को हम इस मूवी में देख रहे थे। यानी कि हमने कुछ देखा है नहीं। कोई बात नहीं। फिलिप ने गिल्ट के मारे मर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसी वजह से उसने माइक के कैरेक्टर को वैसे ही मारा जैसे वो खुद मरना चाहता था। रियल लाइफ में भी ऐसे कोमा पेशेंट्स होते हैं जो देख सुन सकते हैं लेकिन हिल नहीं सकते। वो अपनी इमेजिनेशन में एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं। अगर आप उनसे मिलते हैं या बात करते हैं तो उनकी काल्पनिक दुनिया में आप भी एक कैरेक्टर बन जाते हैं। यही नहीं, सपनों को ही ले लीजिए। हमें जो सपने आते हैं वो भी एक तरह की इमेजिनेशन तो होती है जो उस वक्त हमें रियलिटी से कम नहीं लगती। जब हम सपने देख रहे होते हैं तो अगर उस वक्त बाहर से कोई आवाज आए तो वो आवाज हमारे सपने में भी किसी सिचुएशन में सुनाई देने लग जाती है। बस दोस्तों, इसी तरह कोमा पेशेंट के इमेजिनेशन को हमने इस मूवी में देखा। दोस्तों, डॉक्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ ही मूवी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हम इस कहानी को क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहते थे और चाहते थे कि सभी इसे समझें। इसीलिए क्लाइमेक्स के बाद हमने थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें डाली। वैसे अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही मजेदार मिस्ट्री थ्रिलर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।